हम चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इकट्ठा आज एंड में करेंगे. फर्स्ट वन वाज relative lowering of vapor pressure, second was osmotic pressure, third elevation in boiling point, depression in freezing point. इस ग्राफ के थ्रू बताया था और इक्का दुक्का छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे. काफी बच्चे एंथुजियास्टिकली, विच आई वांट, शुरू का जोश ना हो, डीपीपी लगभग 70% निपटा चुके हैं, विच इज गुड थिंग, क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत हेल्प हो जाती है. ऑल दो कुछ चीजें रहती थी, अब उसको पढ़ते हैं. कायरोस्कोपिक कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के सिंबल और स्पेलिंग के अलावा मैंने कोई बात नहीं की थी. तो सबसे पहले दोनों प्रॉपर्टीज में ये जो दो कांस्टेंट्स आए हैं, इसको पहले अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ते हैं. के बी के एफ, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं. ये अभी सारा एनसीईआरटी बेसिक है आज की क्लास में, सिवाय कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स के. तो अब व्हाट डू आई मीन बाय के एफ? डेफिनेशन तो कर ही ली थी. 1 मोलल सोल्यूशन का डिप्रेशन और 1 मोलल सोल्यूशन का अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो वो केबी हो गया. तो केबी और केएफ की वैसे डेफिनेशन हम कर चुके हैं, बट केएफ कैसे किसी सॉल्वेंट का निकाला जाता होगा, अभी तो हम केएफ कांस्टेंट है सॉल्वेंट के हिसाब से वैल्यू दे देते हैं. वाटर के लिए कुछ और, बेंजीन के लिए कुछ और, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कुछ और. एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखा है केएफ केबी वैल्यूज का, क्वेश्चन में हमेशा दी होगी. केएफ एक्चुअली कैसे निकाला जाता होगा? आर वी ऑल नो क्या है? गैस कांस्टेंट इनटू मोलर मास. 1 हमेशा सॉल्वेंट के लिए, 2 हमेशा सोल्यूट के लिए, जैसे ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए और बी हमेशा सोल्यूट के लिए. m1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, अकेले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज TF स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1000. ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ यूनिट के लिए होगा, क्योंकि मोलर मास आप ग्राम में पुट करते हैं ना, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 है. देन डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन माने मेल्टिंग कह सकते हो. सो यहां पर TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी आपने लिया, ठीक है. देन कम्स डेल्टा एच फ्यूजन. डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग, कुछ ही कह लीजिए. 1 मोल उस सॉल्वेंट का जब आप फ्यूज करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो कितनी एनर्जी लगेगी, या 1 मोल उस सॉल्वेंट को आप फ्रीज करते हैं तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, एक्सो एंडो, उसी हिसाब से केएफ ऐसे निकाला जाता है. सिमिलरली केबी ऐसे निकाला जाता है. बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन है, What is the relationship between KF and molar mass of solvent? बच्चे सबके सब क्या लिखते हैं जब तक उनको कैटेगरी भी बताया ना जाए. अच्छा, मोलर मास, लो जी, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी. इसको ओपन करते हैं. KF मोलालिटी क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज मान लो, चलो ऊपर 1000 भी डाल दिया. ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 नंबर का, रिलेशनशिप बिटवीन केएफ एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला रट रट के कर करके इतनी आदत पड़ जाती कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए है मेरे सिलेबस में? टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट. वो सॉल्वेंट मुझसे जल्दबाजी में इग्नोर होता है. यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक तरफ करके बाकी सारी चीजें उधर भेज के हम रिलेशनशिप बता देते हैं केएफ और उसमें. या कह लो केएफ और मोलर मास में बताना है तो एक तरफ केएफ किया इसी फॉर्मूले में, केएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए? डेल्टा टीएफ इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट WA बाय WB इंटू 1000, 0 नंबर. मोलर मास ऑफ सोल्यूट से रिलेशन निकलवाना है तो वो तो अलग बात है. आपको क्वेश्चन मिलता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और केएफ केबी में क्या रिलेशन है, वो इसी इक्वेशन से आएगा. कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आई तो ये साथ में देना मैंडेटरी है, या इबिलोस्कोपिक की, मतलब केएफ केबी मैं एक साथ चला रही हूं. तो इस तरह से मेरे पास केएफ और केबी कायरोस्कोपिक और इबिलोस्कोपिक, केबी वाला था इबिलोस्कोपिक, केएफ वाला था कायरोस्कोपिक. तो इनकी ये आपके पास इक्वेशंस हैं. KF KB बिल्कुल इस बात पे डिपेंड नहीं करता सॉल्वेंट कौन सा है और कितना है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है आपने मतलब सॉल्यूट कौन सा है और कितना है. सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कौन सा है, बस. नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड करता है KF और KB को. डन. KF KB के बारे में 1 मार्कर क्वेश्चन, और अच्छे ऑब्जेक्टिव में मैं फंस सकती हूँ अगर KF KB का ये फॉर्मूला मैंने मिस किया. इस पे 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में.
तो वो आप लोगों से ऑफकोर्स नहीं हुए होंगे. सो आई हैव गिवन इनफ टाइम ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस टू दिस स्लाइड, तो मैं मानती हूँ हमारी नोट हो गई. अब के एफ के बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई, सारे फॉर्मूलाज के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई. एक इंपॉर्टेंट चीज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल सकती है बोर्ड बेस्ड में भी, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हैं, डिफिकल्ट है और लेंदी है. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है, अभी आपने फॉर्मूला भी देख लिया, पर 1000 ग्राम होता है, पीछे फॉर्मूला दिखा के आई हूं. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उसकी यूनिट में आपको चाहे के एफ हो चाहे के बी हो, इफ गिवन फॉर 100 ग्राम, तो उस फॉर्मूले में जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लगाते हैं ऊपर 100 ले आइएगा. इफ गिवन फॉर 100 ग्राम तो के बी के साथ 100 यूज कर लीजिएगा. एक क्वेश्चन जब करेंगे तब आप इसको डिराइव करके समझ भी पाएंगे. राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आई एम राइटिंग. यूज केस जब आएगा आप अपने आप समझ लेंगे, छोटा छोटा मैथमेटिकल ऑपरेशन है. तो यहाँ के एफ और के बी को लेके इंफॉर्मेशन खत्म होती है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटेल खत्म होता है. अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो बाद में याद आएंगे आपको डाउट्स के टाइम, वो मैं आज आपको पहले ही लिखवा के दूंगी. कहाँ मोलैरिटी मोलालिटी को सेम मानना है, वो डेंसिटी वाले काम में नहीं फंसना. ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे अभी आते हैं, बट तब तक कुछ क्वेश्चन अगर मुझे करना है. एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे डाउट्स लेके आते हैं, तो मैंने पहले ही लिखना शुरू कर दिया जो आपके डाउट्स है. डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14, पहला आधा पौना घंटा में सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी, देन आई विल बी शिफ्टिंग टू न्यू टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक. सो डीपी, व्हाट वुड बी द मोलर मास? ऑफ कोर्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इजीएस्ट है मोलर मास. कोई मुझसे पूछे ऑफ अ कंपाउंड ऑफ इफ इतने ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड इन 24 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. मोलैलिटी का सारा सामान दे दिया सिवाय मोलर मास के, वो मेरे को निकालना है. उसके बाद कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का इतना और प्योर क्लोरोफॉर्म का इतना. डेल्टा टी बी निकाल लेंगे, इससे माइनस करके डेल्टा टी बी आ जाएगा बच्चों. तो ये हुआ डेल्टा टी बी एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बी इज दिस. अब इसमें थोड़ा सा देख के अटपटा लगता है. अब तक तो के बी की यूनिट थी केल्विन और अब आपने दे दी डिग्री सेंटीग्रेड. बस क्या उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है. आपको ये बताया जा चुका है डेल्टा टीबी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हो चाहे केल्विन में टेम्परेचर दिया हो. इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है. डेल्टा टीबी निकाला, ये रहा फॉर्मूला. आई वांट वैल्यू पुट करिए, आंसर दीजिए, जानवी करिए. ताकि डिग्री सेंटीग्रेड हो केल्विन हो डेल्टा टीबी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे परेशान नहीं होगी. वैल्यूज पुट करिए. अगर आपसे इजीली कैलकुलेशन हो रही है, फेयर नहीं हो रही कोई बात नहीं. तो केबी की जगह क्या पुट किया होगा 3.63. डब्ल्यू की जगह क्या पुट किया होगा 6.12. ऊपर आ गया ये 1000. आप सबको पता है 1000 क्यों है, बार बार नहीं बात करेंगे. मोलर मास सोल्यूट का यही मेरे को निकालना था, ठीक है. मोलर मास ऑफ सोल्यूट. उसके बाद मैंने क्या पुट किया, कितना क्लोरोफॉर्म लिया है. क्लोरोफॉर्म कितना लिया है 24 ग्राम. इसी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 था. कैलकुलेशन योर जॉब. कर लेंगे ये क्वेश्चन. ये लाने का मुद्दा था. केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्फिडेंस रखिएगा, देयर इज नो इफेक्ट. अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13. गुड क्वेश्चन. देखिए आपने ये सोचना है ऐसे. अब क्या होगा जब आप ये पूरी डीपीपी कर लोगे ना और हमारे टेस्ट दे लोगे, आपको के एफ के बी याद हो जाएगा 0.52 और 1.86. ये दो वैल्यूज हैं वाटर के लिए. सब सॉल्वेंट का तो याद नहीं होगा, वाटर का तो आपको दबा के याद हो जाना है कि 1.86 है और 0.54 या 52 है. लेकिन जैसे एवोगैड्रो नंबर आपको याद है, फिर भी किसी क्वेश्चन में एवोगैड्रो आपको निकालने को पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़िए और फिर आप सोचिए इसमें क्या निकालना था. के एफ गिवन नहीं है, ध्यान इस पे लाइएगा. दो अलग अलग केसेस रिलेट करा रखे हैं एक ही प्रॉपर्टी और एक ही सॉल्वेंट से, तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कट ही जाना है. अब आप देखो क्या है, दिस इज फॉर केस नंबर 1, दिस इज फॉर केस नंबर 2. सॉल्वेंट जब सेम है जो अभी पढ़ाया, के एफ डू नॉट डिपेंड ऑन सोल्यूट कौन सा और कितना. सोल्यूट आपने कम ज्यादा किया या सोल्यूट बदल दिया, दोनों के 5-5 ग्राम, एक सुक्रोज और एक ग्लूकोज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला के एफ की वैल्यू पे. आप सोल्यूट बदल दो, सोल्यूट बढ़ा दो, सोल्यूट घटा दो. ये उस पॉइंट का इंप्लीमेंटेशन के एफ के बी के लिए. तो हो जाएगा सबसे. देखना इसका आंसर मैच कराना. पता नहीं मेरे पास है भी कि नहीं.
फर्स्ट केस में डेल्टा टीएफ दे रखा है बच्चों 2.15, तो इसको पुट कर दो 2.15, ये और ये तो खैर कट ही जाना है। तो डेल्टा टीएफ सेकेंड केस का कितना आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 4.08। अभी आपने अगर पूरी कैलकुलेशन करी, सेकेंड केस का डेल्टा टीएफ आ गया। मैं देखूं फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कितने लोगों ने बहुत ढंग से सीरियसली किया है। अगर डेल्टा टीएफ आ गया मतलब व्हाट सब्ट्रैक्टेड बाय व्हाट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, मुझे बताना मैं सही लिख रही हूं कि नहीं, आई एम नॉट टेकिंग गारंटी। प्योर माइनस सॉल्यूशन की सॉल्यूशन माइनस प्योर, प्योर का दे रखा है क्वेश्चन में, देखना तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए डिप्रेशन कितना हुआ, वो आपने निकाल लिया, प्योर का आपको पता है तो सॉल्यूशन का आपको पता लग गया। भाई 2 डिग्री गिरा और प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर है 273 और 2 डिग्री गिरा तो सॉल्यूशन का कितना होगा 271, 3 से 1 जाएगा नीचे, डिप्रेस होगा। सो वही बात मैथमेटिकली है भाई, आपने डेल्टा टीएफ निकाल लिया, प्योर का आप जानते हैं और इसका निकालिए आप। क्वेश्चन 18 मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, मैं ले लूं। सबसे ज्यादा इस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से जेई नीट में आया हुआ क्वेश्चन यही है एज इट इज, और पता होते हुए भी कई बार हमको छोड़ना पड़ता है बिकॉज इट इज कैलकुलेशन हैवी, राइट। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं पहले। 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, राइट। दे फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4, यानी मेरे पास 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक है AB2 जिसमें एक A और 2 B है, एक AB4 ऑफ कोर्स एक A और 4 B है, राइट। ये 2 मेरे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों का 20-20 ग्राम। जब 1 ग्राम बेंजीन में डाला गया, लोरिंग अलग अलग ऑब्जर्व हुई और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। लोरिंग है तो किसकी है, वेपर प्रेशर की, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट प्योर बेंजीन का आपको दे दिया और पूछा है एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। अगर आप मेरे को AB2 का मोलर मास दे दोगे, AB4 का मोलर मास दे दोगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, जॉब डन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो फर्स्ट केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ये वेपर प्रेशर है बच्चों, क्या दे रखा है इसमें, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग की है, ओके। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, फर्स्ट केस में 2.3, सेकंड केस में कितना दे रखा है 1.3। दोनों में 20-20 ग्राम बेंजीन है, देखो नीचे दोनों में 20-20 ग्राम है मोलैलिटी में। KF क्योंकि सेम ही होना है, मैं क्यों ही पुट करूं, अभी मैंने KF को KF ही लिख दिया, एक ही सॉल्वेंट है क्योंकि बेंजीन, और बेंजीन का KF फिक्स्ड है। जब 2 इक्वेशन कंपेयर करनी पड़ेगी कट जाएगा KF। तो 1 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, 1 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ये 2 इक्वेशन आई। इन 2 इक्वेशंस को जितना मैं सॉर्ट कर सकती हूं पहले मैं यहां पे सॉर्ट करूंगी। आई एम राइटिंग 5.1 अभी। सी आपके सामने मैंने इसको जितना सॉर्ट कर सकती थी करने की कोशिश करी। ये AB2 यहां गया, दिख ही रहा है, कुछ खास नहीं बचा मेरे पास, एवरीवन। सिमिलरली यहां पर भी इधर से मेरा AB2 आया 110। आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ, आप वो भी कर सकते थे। तो आगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, आप कैसे भी डील करो। मैंने AB2 निकाल लिया और AB4 निकाल लिया। किसी को लगता है कि नहीं हमें KF से दोनों को इक्वेट करना चाहिए था, काट पीट के करना चाहिए था, मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट, राइट। मुझे जो ज्यादा सिंप्लीफाइड लगा मैंने वो किया। अब अगर मेरे पास AB2 और AB4 आ गया तो क्या ही दिक्कत है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, A भी आ जाएगा और B भी आ जाएगा। नॉट रिपीटिंग। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूं, क्वेश्चन 3। आप बेशक क्वेश्चन मत पढ़िए, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बतानी, मैं अपनी मर्जी से बता देती हूँ। क्वेश्चन 3 जैसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, मैंने एक ही रखा है बस क्योंकि ये इतना सिंपल है, इसके 5-7 नहीं लाने मेरे को। लिसन, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल्स टू CRT, C माने N/V। अगर मान लीजिए एक ही कंटेनर में एक नहीं 2 सोल्यूट है, राइट, एक ही कंटेनर के अंदर अगर जो सोल्यूशन है उसमें 2 सोल्यूट है, ऑल्दो मेरा सिलेबस बाइनरी सोल्यूशन का है बट ऑस्मोटिक प्रेशर में वी कैन टेक द लिबर्टी।
अगर इसके अंदर एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है बी इन वाटर इन वन कॉमन सॉल्वेंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे Nb, ऐड कर दो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस बात से कोई इफेक्ट नहीं है कौन मौजूद है, इसका किससे इफेक्ट है, कितना, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। तो दोनों के मोल्स को चुपचाप ऐड करिए क्वेश्चन इससे, 3 भी दे दे तो फैलना नहीं है, हमारा तो सिलेबस ही बाइनरी था। तो जब आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये आ गया जनता कितनी है किसके साथ वो जीतेगा, वो जनता में कौन सा जेंडर है, कौन सा एज ग्रुप है, क्या है, नो मैटर। सो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 8-10 नहीं दिए, एक ही दिया है कि आप पे बर्डन नहीं आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है एक, राइट। एक आधा टेस्ट उसमें चेक कर लेंगे आपसे। सो ये एक और कैटेगरी थी कि ये लेट्स गो टू ग्राफिकल एप्टीट्यूड। ये ग्राफिकल एप्टीट्यूड सभी बच्चों को करना है, इट्स नॉट ओनली फॉर जेई नीट, सभी को करना है, बोर्ड के लिए भी वैलिड अच्छा क्रीम क्वेश्चन है जो आ रहा है। अब मेरे को ये बताइएगा, मैंने आपको ये ग्राफ दिया और कोई लेबलिंग नहीं दी मैंने, आई एम नॉट गिविंग यू एनी लेबलिंग कौन सा ग्राफ किसका है, देनी भी नहीं चाहिए, अगर दे भी रखी हो क्वेश्चन में तो गलत है, मतलब जेई नीट में तो एक्सपेक्ट मत ही करिएगा। मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आइडेंटिफाई करो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। अब है करना कोशिश, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा प्रभनूर, 83 होगा, 82 होगा। ऊपर वाली लाइन प्रभनूर किसकी होती है, प्योर सॉल्वेंट की, नीचे वाली लाइन किसकी होती है, सॉल्यूशन की। ऊपर वाली लाइन कब एक एटमॉस्फेयर को काट रही है, वो टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट का तो कभी होता भी नहीं, या होता है सोल्यूशन का या होता है सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ऊपर और सोल्यूशन का हमेशा नीचे, क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग है। कहने को कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है इट वोंट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। देखिए जरा क्वेश्चन 34 इत्मीनान से पढ़िए, टेक योर टाइम, यहां मत देखना क्या लिखा है, बस एक ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है। अगेन 33 ऑनवर्ड सारे पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, 31 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 34, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। तो लोअरिंग कितनी करनी है मेरे को, बहुत ज्यादा, 25%। क्या मतलब है 25% का, ऊपर आपको याद है जब आपसे बात हुई थी इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ऊपर क्या लिखा है मैंने, कितना था और अब घट के कितना रह गया, तो उसको कहते थे लोअरिंग। लोअरिंग अगर 25 है, 25% पर 100, अगर प्योर था 100, तो यहाँ 25/100 कर दूं, या और सिंपल, प्योर का अगर 100 था तो लोअरिंग 25 करनी है, तो सोल्यूशन का कितना आ गया 75, नीचे फिर प्योर का क्या पुट किया 100, तो 25% को सिंपल लिख दिया। अब इधर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया लिखे, इधर मैंने यूरिया और वाटर लिखे, यहां पर मैंने नीचे से यूरिया क्यों नहीं माइनस किया। अब तक अगर आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के 4 या 5 भी क्वेश्चन किए जिस क्लास में मैंने कराए, लोअरिंग आप कितनी दे रहे थे डेसिमल्स में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग दे रहे थे। अभी भी क्वेश्चन में आप सब्जेक्टिव में चेक कर सकते हो, लोअरिंग कितनी हो रही है जी, 2.3 एटमॉस्फेयर या पास्कल प्योर का प्रेशर है, और अब नया प्रेशर ज्यादा से ज्यादा 2.1। यहां लोअरिंग कितनी हो रही है 25%। ज्यादा लोअरिंग मतलब धैर्य, सोल्यूट बहुत ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है तो आई कैन नॉट इग्नोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, 25% लोअरिंग मजाक नहीं है। तो ये आपके पास अब तो खैर जॉब इज योर्स, करिए बेटा। मैंने आपको वही बताया, ऐसी कोई लाइन नहीं है, आपको दिख जाएगा जब आपको पता है लोअरिंग 1 या 2 है। अब देखो जितने भी क्वेश्चन इस DPP 4 के करोगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया, 1 केल्विन 2 केल्विन, बिग डील है 1-2 केल्विन भी। ज्यादातर आप देखोगे 0.3 0.4 0.2 एलिवेशन में, और जहां कोई कह दे 25%, 25% का मतलब क्या है, पहले 100 डिग्री था और अब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हो 125 डिग्री। तो ये तो परसेंटेज में जब इतना बड़ा एलिवेशन, इतना बड़ा डिप्रेशन, इतना बड़ा लोअरिंग, सोल्यूट यू कैन नॉट इग्नोर। ये आपको क्वेश्चन करते करते खुद ही आ जाएगी ये चीज। 18.5 पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है क्वेश्चन, तब एक सेकंड, पूछा क्या है क्वेश्चन में बच्चों,
ऑफ यूरिया, तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिए, खत्म है क्वेश्चन। मास पूछा है यूरिया का, नंबर ऑफ मोल्स मत दे देना यूरिया के। यूरिया का मोलर मास होता है 60। अब तुम मेरे को यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल के दे रहे हो, सपोज जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू 60 इज मास ऑफ यूरिया। अक्सर यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले और खुश हो गए और पुट कर दिया है, तो वो भी इंटीजर ही। मैक्सिमम बच्चे से जो प्रिपेयर्ड प्रैक्टिस नहीं होगा इसको छोड़ देगा। चलो ये भी पता लग गया, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को रिपोर्ट कर देगा और ये स्टेप भूल जाएगा। जिसने ये स्टेप किया उसका थोड़ा टाइम खर्च हो जाएगा और उसको लगेगा अरे बाकियों का तो बहुत हो गया, मेरी तो 16 ही अटेम्प्टेज हुई। 37 पे आइए, ये भी पास्ट ईयर्स में मिल जाएगा आपको। जस्ट सी कि जेई एडवांस में मेरे से क्या पूछा जा सकता है, क्या उसको बोर्ड पे लेने की जरूरत भी है। न्यूमेरिकल आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए, आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है, आपको मोलैलिटी के लिए जो जो चाहिए सब दे रखा है। इथाइल अल्कोहल इतना लिया, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अक्सर हमें तो याद होगा, अल्कोहल चैप्टर में इतना करेंगे कि याद हो जाएगा 46। जैसे यूरिया का मैं मानती हूँ 60 याद हो गया होगा, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, ऐसे कुछ मोलर मास तो हैंडी हो जाएंगे। और इसको केजी में किया क्योंकि 500 ग्राम दे रखा है सॉल्वेंट। मेरा इसमें डेल्टा टीएफ निकल के आया 3 केल्विन। अगर मैं सीधा इसको कैलकुलेट करूं, कौन से ग्राफ में अप्रोक्सीमेटली, ऑफ कोर्स कौन से ग्राफ में एलिवेशन नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन है, बस वो चेक करना, बस ये चेक करना है। दिस मुझे नहीं पता एबीसी, आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं। तो अगर आपने इसके इतने क्वेश्चन नहीं किए जितने मैंने दिए, आपको इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन 32 अगर मैं अपनी क्लास पे डालूं, इसमें केएफ केबी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो आज दूसरी तीसरी स्लाइड पे आपको दिया। ये हिंट दे सकती हूँ प्री वन, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी तो मैं मानती हूं आपके पास है। मैंने तो सिर्फ के एफ का वो फॉर्मूला लिख दिया, के बी के एफ जो भी है। शायद बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, हाँ। तो मैंने के बी का फॉर्मूला एक केस का लिखा, दूसरे केस का लिखा। क्या क्या कट सकता है, क्या क्या सेम, मोलर मास सेम दे रखा है शायद इसमें, क्या क्या कट सकता है, क्या क्या बच सकता है, बचाई क्या है। बस एक ही गलती हो सकती, इसमें एक ही बेवकूफ़ी हो सकती थी कि आप ये डिवाइड को नीचे ला के इसको ऊपर लाना भूल जाओ। मैं यू नीड टू बी फोकस्ड वाइल डूइंग इट, आजू बाजू से इन्फ्लुएंस ना हो। चेक आ जाएगा आंसर। तो कहने को ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन यहां तक हम तब पहुंचते हैं जब हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने देखा है जब भी स्नोफॉल होता है तो सड़कों को साफ किया जाता है कम्यूट करने के लिए, जहां -10, -20, -30 डिग्री है। तो अगर मिलिट्री ने भी जाना है, लोगों ने भी जाना है, तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि स्नो को क्लियर किया जाता है। अब -20 टेम्परेचर है, -10 है, तो स्नो को क्लियर करके क्या करेंगे, वो सॉलिड की सॉलिड कहीं और ढेर बनेगा तो उसको मेल्ट किया जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर उस स्नो का फ्रीजिंग पॉइंट ही मैं -10 कर दूं पानी का, तो मेल्ट होके पानी बन के बह जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो छिड़कना है उसके ऊपर, राइट। इफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब घर वाला सॉल्ट नहीं है, ठीक है। इफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज स्प्रेड ओवर स्नो एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड, स्नो मेल्ट। यानी 0 से -2 तो ले आई मैंने, लोअरिंग इतनी तो कर दी, ठीक है। बट इफ स्नो एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड, नथिंग हैपन्स। ये जो रूट क्लियर करते हैं, ये 0 से -2 तक तो पहुंचाया जा सकता है। अगर आप सोचें -20, -30 वाली स्नो को भी आप मेल्ट कर सकते हैं सॉल्ट डाल डाल के, तो नहीं कर सकते। हमें वेट ही करना पड़ता है दिन निकलने का, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो, -2 आए, -1 आए, तब ये सॉल्ट वाला प्रोसेस होता है। रात को फिर -30 पहुंच गया, -20 पहुंच गया, फ्रेश स्नोफॉल हुआ, मैं उसको नहीं हटा सकती। आई हैव टू वेट फॉर 2 डेज और 3 डेज, सनराइज हो और टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, -2 तक तो मैं स्नो को क्लियर कर सकती हूँ। अदरवाइज सॉलिड स्नो को ही खिसकाना पड़ता है यूजिंग इक्विपमेंट्स। क्लियर सब। अगर सॉल्यूशंस डाइल्यूट हैं, डेंसिटी मत मांगना, मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम पुट कर सकते हो।
कि पता चले एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछा है और केएफ टीएफ या डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ या लोवरिंग कुछ पूछी है। अब डेल्टा टीबी में तो आपको मोलालिटी चाहिए और आपको पाई इक्वल्स टू सीआरटी में मोलैरिटी चाहिए और आप कह रहे हो डेंसिटी दे दो, और हमने दे भी रखी है। लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, 2 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, 500 ग्राम 50 ग्राम या 20 ग्राम सॉल्वेंट में निहायत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें आपको मास और वॉल्यूम सेम ही आ जाना है। सो ब्लाइंडली डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्वेश्चन में मेंशन होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी बता दूं। ब्लाइंडली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए प्लीज मोलैरिटी सेम करिए, वॉट एवर लेवल क्वेश्चन इट इज, इवन बोर्ड लेवल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, आप उसको क्या लीजिए, सेम लीजिए। मोलैरिटी डेंसिटी दिए होने के बाद भी इग्नोर करेंगे। एक बहुत अच्छा और पॉइंट डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी के बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के लिए सॉल्वेंट कौन सा चूज करना ठीक है, विच इज बेस्ट सॉल्वेंट, यू विल रिसीव दिस क्वेश्चन आई थिंक इन डीपीपी ओनली। मेरे लिए वो मैं सॉल्वेंट बेंजीन लूँ वो अच्छा है, वाटर लूँ वो सही है, या मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड लूँ, विच सॉल्वेंट इज बेस्ट, ऑल आर गुड। इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा लूँ? अब सोच के देखो, आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने क्यों चले थे? आपको अननोन सोल्यूट्स, मे बी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, मे बी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, अननोन सोल्यूट कौन सा है वो पहचानना है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हुई तो मोलर मास गलत आएगा, बीमारी गलत आएगी, दवाई गलत बनेगी एंड सो ऑन। तो आपका इंटेंट क्या होगा? डेल्टा टीबी की रेंज इतनी बड़ी हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो कि मेरी आंखें गलती कर ही ना पाए। जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटिव 0.4 डिग्री होगा तो ढूंढना, ऑब्जर्व करना, गलती के चांस है बहुत कम। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ही 4 डिग्री है तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे थर्मोमीटर में, आपसे गलती का चांस कम है। जितना इजी लैब में ऑब्जर्वेशन उतनी कम मिस्टेक, उतनी कम मैन पावर, उतना कम टाइम, पूरी चेन बन जाएगी, ये एट द एंड कॉस्ट पे आएगी बात। सो अगर मैं एक काम कर सकती हूं, ऑब्जर्वेशन इजी बना सकती हूं, तो आई डोंट नीड हाईली इक्विप्ड लैब्स और हाईली टैलेंटेड पर्सन, इतना तो ऑब्जर्व कोई भी कर लेगा। तो मेरा मुद्दा है सॉल्वेंट वो लो जिसका डेल्टा टीबी, जिसका डेल्टा टीएफ, जिसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की रेंज इतनी बड़ी हो कि इजीली ऑब्जर्वेबल हो, पता चले मेरे को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लगा के पढ़ना पड़ रहा है, नो। उसके लिए डेल्टा टीबी और टीएफ आप जानते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो नंबर ऑफ मोल्स वाली बात होगी, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला मेरे को। ये मैंने इसलिए लिखा कि बच्चे अक्सर इससे आंसर देना शुरू करते हैं। बट एनीवेज, लार्जर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मींस लेस चेंज। एक तरीका आपके पास ये होता है कि अब मैं तो यहां पे सोल्यूट के मोलर मास की बात कर रही हूं, सॉल्वेंट पे भी आऊंगी, पहले सोल्यूट के मोलर मास की बात करूं कि मेरे को 2 सोल्यूट दे दिए गए, एक यूरिया एक सुक्रोज। किस में मेरे को ऑब्जर्वेशन क्विक होगी, किस में मेरे को, ये अगले टॉपिक की भूमिका भी यही है। 2 अलग, अभी सॉल्वेंट पे भी आ रही हूं, 2 अलग अलग सोल्यूट है, एक यूरिया एक ग्लूकोज। मुझे पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों, पाई भी, राइट। पाई में क्या होता है बच्चों, सीआरटी की जगह n/v कर दूं और इस n को भी खोल दूं तो w बाय मोलर मास, अगेन मोलर मास नीचे है। तो जितना हल्का सोल्यूट होगा, जितना सोल्यूट का मोलर मास कम होगा, उतना ही इसकी वैल्यू ज्यादा, और जितना ये भारी होगा उतना ही इसकी वैल्यू कम। जब लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर मॉलिक्यूलर मास होगा सोल्यूट का, चेंज लेस होगा, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, बट करना पड़ता है। सोल्यूट तो मेरी चॉइस है ही नहीं। बट इफ समबडी आस्क कहां पर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करना इजी होगा, कहां पर इजी होगा? जहां हल्का है, जहां सोल्यूट का मोलर मास कम है, वहां हमेशा एलिवेशन और ये सारे मेरे को ज्यादा मिलेंगे, इजी टू ऑब्जर्व। सॉल्वेंट के लिए अगर आप, तो अभी मैं ये कह सकती हूं डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीबी इज गुड इफ सोल्यूट हैज लेसर मोलर मास। यही बात हो रही है इतनी देर से। सॉल्वेंट के लिए आप मेरी क्लास मुझे बताए, थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके आज की क्लास के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्वेशन कब अच्छी होगी? केएफ बड़ा होगा कि केएफ छोटा हो तब? केएफ बड़ा,
क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेदर वो इक्वल टू के एफ इंटू एम है। तो K अगर बड़ा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, बड़ा कि छोटा? फॉर्मूला देख के बोलो, फॉर्मूला देखो, KF वाला फॉर्मूला दिखवाना है मेरे को, वहां से याद कराना है मेरे को, नहीं कुछ और चाहिए। सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो मैंने पढ़ाया, मुझे पता था, सॉल्वेंट पूछ रही हूं, बड़ा नहीं बेटा, वही तो बात है, फॉर्मूला में KF तो है, KB तो है, इसकी बात तो हमने कर ली। अब आती है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, वाटर अच्छा कि क्लोरोफॉर्म अच्छा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की बात आ रही है। तो KF बड़ा होगा तो ये ऑब्जर्वेबल होगा। अब KF बड़ा है तो मेरे को उस फॉर्मूले से चाहिए KF और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फिर मोलर मास सॉल्वेंट का बड़ा। क्वेश्चन 39 मेरा सबसे बढ़िया फेवरेट क्वेश्चंस में से एक। ये मेरे साथ पहले समझेंगे फिर अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा क्या है इस ग्राफ में, आपको ये दिख रहा है, ये एक ये लाइन बनाई है, इससे तो अंदाजा लग गया होगा अब ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। ये किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। ये जहां जाके टकराएगा ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये जहां जाके टकराएगा ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन। ये क्या होगा, नाउ टेल मी द स्टेटमेंट्स गिवन, कौन सी इनकरेक्ट पूछी है, इनकरेक्ट। पहली ऑप्शन है टेम्परेचर T0 T0, वो आपको दे रखा होगा, T0 क्या है मैं भी लिख देती हूँ, दिस इज T0 एंड दिस इज T1। फर्स्ट स्टेटमेंट, एट टेम्परेचर T0 वेपर प्रेशर, मैं सिर्फ ग्राफ पढ़ना सिखा रही हूँ, मैं आंसर वांसर नहीं पूछ रही आपसे, तो जो लोग थोड़ा कैजुअली बैठे हैं ना उनको बता दूं ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में है। ये एनसीईआरटी से तो बिल्कुल बाहर है बच्चों, एनसीईआरटी वालों को नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन 39 में पहली स्टेटमेंट है टेम्परेचर T0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी सेम। लास्ट क्लास फ्रीजिंग पॉइंट याद है, जब डेफिनेशन दे रही थी तुम लोगों ने जमना बोला था जब, तब मैंने क्या कहा था, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल। देखिएगा यही है फर्स्ट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेट, तब मैंने आपको कहा था ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन उठा के लाई हूं मैं, वहां फंसते हैं हम डेफिनेशन, अगर हंसी मजाक में निकाल दी, समझी नहीं सुनी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन, यस। लोअरिंग होती है फ्रीजिंग पॉइंट की, आपको ये पता होना चाहिए। ग्राफ अगर मेरा देखो ना तो P1 P2 गड़बड़ दिख रहा है, अब बनाने वाले ने बना दिया, उसको केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन आपको पता है लोअरिंग होती है, लोअरिंग होती है किसकी, वेपर प्रेशर की। आपको पता है फ्रीजिंग का क्या होता है, डिप्रेशन, गिरता है, ठीक है, उस हिसाब से बताओ। स्टेटमेंट बी, सबसे कम प्रेशर कौन सा होगा, P0 या P1 या P2? आपको पता है वेपर प्रेशर नीचे गिर रहा है, ये वेपर प्रेशर गिर रहा है, P2 तो छोटा ही होना चाहिए सबसे, राइट। देखो किस ऑप्शन, मतलब इसमें P2 छोटा है, यहां तक तो ठीक है। P0 और P1 तो खैर ग्राफ ही खुला बोल रहा है, अगर देखो तो P0 तो बड़ा ही है P1 से, ग्राफ ही खुल के बोल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। सी और डी मैं नहीं बता रही, क्लेशन क्लैप्रियन इक्वेशन बहुत बार करा ली, खुद पुट करके देखना, बस एक्सपोनेंशियल ई के ऊपर है, ये ई समझना आ रहा हो किसी को तो, इसमें जो ई लिखा हुआ है दैट इज एक्सपोनेंशियल, ये खुद करेंगे सी और डी, आई एम नॉट टेलिंग यू। पहली दो तो करेक्ट है, दिख गया मुझे। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, ये थ्योरेटिकल ग्राफिकल एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा था। सी और डी खुद करेंगे और उसके बाद मुझे आंसर देंगे। एवरीवन क्लियर? थ्योरी और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स करा के आपको भेजूंगी ताकि अगली क्लास में टेस्टफुली चैप्टर खत्म हो सके। एबनॉर्मल मोलर मासेस, जब जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एक ही बात बोली, इट इज यूज्ड प्रैक्टिकली टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ एनी अननोन सोल्यूट। किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए इतनी रामायण मेरे को पढ़ा दी गई, और सब कुछ आप याद करो कहां से शुरू हुआ था, राउल्ट्स लॉ से पता चला वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर लोअरिंग हो रही है। फिर लोअरिंग वाले ही ग्राफ को पकड़ के मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बना दिया।
फिर उसी ग्राफ को पकड़ के टेम्परेचर घटा के मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बना दिया, और उसी वेपर प्रेशर से रिलेट करके मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर ला लिया। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता लगता है सबके सब राउल्ट्स के सर पे खड़ी थी, और आप ये जानते हैं राउल्ट्स इज नॉट गिविंग मी ऑलवेज करेक्ट आंसर, क्योंकि राउल्ट्स ने क्या गलती की थी उस पर तो देख ही चुके कि सॉल्यूशंस तो रियल है ही नहीं, रेदर सॉल्यूशंस तो आइडियल है ही नहीं, वो तो डेविएशन शो कर रही है। खैर, आई एम नॉट शिफ्टिंग टू डेविएशन, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, अब मैं पहुंचती हूँ रियल लाइफ में। जिनका मोलर मास मेरे को पता है पहले से, यूरिया, राइट, ग्लूकोज, क्यों यूरिया ग्लूकोज, अब थोड़े बदलते हैं। आप देखिए 4-5 के चारों तरफ ही घुमाया है मैंने, अभी तक NaCl नहीं दिया आपको, KCl नहीं दिया, कॉपर सल्फेट नहीं दिया, कोई एसिड, एसिटिक एसिड नहीं दिया, कोई भी एसिड नहीं दिया, HCl भी नहीं दिया मैंने। क्यों भाई? कोई वजह थी। जब हम इन ब्लू कलर की आई को अभी इग्नोर कर देना, सिर्फ सुनना, जब हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालने लगे उन चीजों का मोलर मास जिसका मोलर मास मेरे को पहले ही पता है, जैसे एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होगा? 60, राइट। जैसे कि KCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl का मोलर मास कितना होगा? क्या दिक्कत है? इसको 39 ले लें और इसको 35.5, या ले लें इसको 40 अप्रोक्सीमेटली। पोटेशियम वैसे तो 40 लेना चाहिए, 39 क्यों लूं, 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये मेरा हो गया 40। कितना आना चाहिए था? 75.5 इग्नोर कर देती हूँ। जिनका मोलर मास मेरे को पता है, जो मेरे लिए अननोन नहीं है, उन पे ट्राई करते हैं ना पहले, फिर डायग्नोस्टिक जाएंगे, फिर देखेंगे कि भाई ये केमिकल क्या है जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जो मच्छरों को मार रहा है, फिर बात करेंगे ना हम सही भी हैं कि नहीं। लेट्स चेक द वैलिडिटी। मैं पहुंची सबसे पहले KCl, NaCl, BaSO4, KNO3 एटसेट्रा एटसेट्रा। 38th क्वेश्चन इसीलिए हटवाया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिखा है पहली लाइन में, वो तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया मैंने अब तक, इसलिए 38 क्वेश्चन मेरे को हटवाना पड़ गया कि इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, मतलब पढ़ के नहीं पता चल रहा है। पढ़ोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आते ही ये क्वेश्चन अगली DPP इस टॉपिक का हो गया। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे, सपोज मैंने KCl लिया, बच्चों इसका मोलर मास मेरे को पहले से पता है, मैंने लिखा हुआ है, हाँ या ना? अभी आपने लिखवाया 75 के आसपास। करते हैं कोशिश। जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की, फाइंडिंग मोलर मास ऑफ KCl, पहुंचे, कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पकड़ ली जो मेरे लिए इजीली थी। इसका थियोरेटिकल मोलर मास था 74, 39 ही लिया है पोटेशियम का, इसका मतलब तो 74.5। ये मेरे को आंसर पहले ही पता है, लेकिन जब मैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालने लगी, बड़ा ही सरप्राइजिंग चेंज मिला। मोलर मास जस्ट केम आउट टू बी आधा। KCl का मोलर मास कितना होना चाहिए था और आया कितना? जस्ट आधा। NaCl पे गई, देखती हूँ आप वो लॉजिक लगा पाते हो, अंदाजा। NaCl पे गई, उस पे भी मोलर मास आधा, एक्सपेक्टेड से जस्ट आधा। BaSO4 पे गई, इस पे भी आधा। KNO3 पे गई, इस पे भी आधा। लेकिन BaCl2 पे गई, इस पे 1/3। ये कोई रॉन्ग मोलर मासेस नहीं है, कुछ अजीब ही किस्म की गलती है। ये मैं ये नहीं कह सकती मोलर मासेस आर रॉन्ग। ऐसे मोलर मासेस को क्या नाम दिया गया? एबनॉर्मल। भाई मिस्टेक भी कुछ है, कुछ एबनॉर्मलिटी है। हर एक में आधा नहीं, हर एक में आधा नहीं, किसी में 1/3 भी आ रहा है, शायद किसी में 1/4 आएगा अगली क्लास में। तो मतलब मिस्टेक भी बड़ी कमाल की हो रही है। एक होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, या तो एक्सपेक्टेड से आधा आ रहा है, या एक्सपेक्टेड से 1/3 आ रहा है, या एक्सपेक्टेड से 1/4 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये कोई गलत नहीं है, ये कोई एबनॉर्मलिटी है। कुछ मैंने फॉर्मूले में मिस किया है, बस क्या मिस किया वो ढूंढने की तलाश है। तो दीज आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मासेस। आने ही थे, तुम राउल्ट्स लॉ से चले हो जो कि आइडियल सॉल्यूशन मानता है। एक्चुअली में सॉल्यूशन आइडियल होती नहीं है, तो मोलर मास कैसे तुम्हारे आइडियल आ जाएंगे? तो एनीवेज अब घुसते हैं इसी एबनॉर्मलिटी पे। तो एक तो एबनॉर्मलिटी वहां मिली जहां डिसोसिएशन हो रहा था। डिसोसिएशन मतलब सॉल्ट का आयंस में टूटना। तो सॉल्ट आयंस में कब टूटता है? जब वो इलेक्ट्रोलाइट हो, जब वो आयोनिक बॉन्ड बना हुआ। सारे इलेक्ट्रोलाइट में मोलर मास एबनॉर्मल आया, तो आई कैन नॉट इग्नोर सारे।
जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं सब में एबनॉर्मल मोलर मास आया। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, तो इसको तो रजिस्टर करना पड़ेगा, इसको एड्रेस भी करना पड़ेगा। तो अब एक CaCl2 का एग्जांपल लेती हूँ। CaCl2 और NaCl दोनों में या KCl जो भी लिखा है, दोनों में देखना किस चीज से डिवाइड होके आ रहा है। इसमें 2 आयंस बन रहे थे तो डिवाइड बाय 2, इसमें 3 आयंस बन रहे थे तो डिवाइड बाय 3। इसमें आना कितना चाहिए था 111, आया कितना 111/3। क्या गड़बड़ हुई सुनो, आगे जाऊं उससे पहले गड़बड़ सुनो। मैंने शुरू में आपको बताया डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कितने, बस नंबर मैटर करता है। तो इस कमरे के बाहर जो वोट डालने आ रहा है, इस रूम में एक सीक्रेट रूम होता है, वोट डालने जाते हैं। सीक्रेट क्या, उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पापा मम्मी भाई बहन अलाउड नहीं, आप अकेले जाएंगे वोट डालने। तो हमने बाहर से एक इंसान को भेजा और नोट कर लिया कि हम एक ही इंसान को भेज रहे हैं। हमारी गिनती इस फॉर्मूले में इसकी क्या है, 1 मोल। और मैं 1 मोल या जितने ग्राम, उसमें जितने भी मोल आए, सपोज 0.1 मोल, मैं 0.1 मोल नाप तोल के सोल्यूट आपको बोल रही हूँ। बच्चों इस सारे क्वेश्चन में क्या किया मैंने, यही तो किया, इतने मोल डाला, इतने ग्राम डाला, मोल तुम निकाल रहे थे। और हमने सोचा अंदर जाके वो इतना ही बिहेव करेगा, नहीं, उस इंसान को जैसे ही आपने अंदर भेजा वो 3 में कन्वर्ट हो गया। अब वो 1 नहीं बन गया, वो कितना बन गया, 3। अपने 3 हिस्से कर दिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिलेटिव लोवरिंग कर रही है वो इसको कितना पढ़ेगी, ये तो 3 लोग हैं, ये तो एक है ही नहीं। तुमने दरवाजे के बाहर से अंदर एक इंसान भेजा और सपोज अंदर जाके उसकी क्लोनिंग हो गई और वो 3 बन गए, 3 वोट पड़ेंगे। तो आप तो 1 गिने बैठे थे, निकला कितना, 3। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एवरेज दे देती है डिवाइड करके, एक का मास इतना होगा। तो 111 वजन 3 में डिवाइड हो गया, बराबर बराबर, रिगार्डलेस ऑफ दिस। कैल्शियम का तो 40 होना चाहिए था और क्लोरीन का तो 35.5। उसको क्या फर्क पड़ रहा है, कॉलिगेटिव को गिनती है 3। टोटल इसका मास था 111, 1 मोल का। लेकिन 111 कितने लोगों ने कैरी कर रखा है, 3 ने, उसके हिसाब से। तो 3 से डिवाइड करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास दे रही है 37। यानी हमसे क्या गलती होगी, हमने या राउल्स ने ये देखा ही नहीं कि सॉल्यूशन के अंदर जाके उसका क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में रिएक्ट करके। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस की इंटरेक्शन को तो भूल ही गए। तुमने दे दिया वाटर और ऊपर से दे दिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट करेगा ही करेगा, एबनॉर्मल आना ही आना है। तो अगर कोई मेरे को पहले ही बता दे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर जाके 3 बनेगा, तो जो ये आंसर देगा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई ना कर दूंगी, यही तो करेक्शन करना है बस। तो करेक्शन पे भी आएंगे अगली क्लास में। अभी पहले एबनॉर्मलिटी की वजह समझ आई कि नहीं। वी फॉरगॉट टू अज्यूम, वी फॉरगॉट टू कंसिडर सोल्यूट का क्या हो रहा है सॉल्वेंट में जाके। यही राउंड्स के टाइम था। सोल्यूट अंदर जाके 1 नहीं बिहेव कर रहा, 3 बिहेव कर रहा है, 2 बिहेव कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो ये देखना है, इतना मास इतने लोगों में डिवाइड हुआ होगा। अब वो लोग 1 की जगह 3 हो गए, तो जो मास उसने तुमने कॉपी में 1 का नोट कर रखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो 3 का नोट करेगी। तो 111 को 3 से डिवाइड किया, भाई हमारा तो एक पार्टिकल 37 ग्राम्स का है। अब कर लो क्या करोगे, मेरे को पहले ही पता है मेरी गलती, मैं इंटू 3 कर दूंगी, सारी पढ़ाई को वेस्ट थोड़ी करूंगी। इसी तरह से फर्स्ट केस जहां एबनॉर्मल मोलर मास मिल सकता है इज व्हेन वी रिसीव डिसोसिएशन, एग्रीड। सेकेंड केस ये बहुत बढ़िया मिलने वाला है, एसोसिएशन। अब मैंने आपको अल्कोहल तक तो हमने दे दिया, हम एसिड्स नहीं ला पाए, क्योंकि अगर आपने एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास कितना है 60, मेरे को पहले ही पता है, मैंने उसको डाला बेंजीन में, वाटर में नहीं। वाटर में क्या होगा, आएगा, मैंने उसको डाला बेंजीन सॉल्वेंट में। बेंजीन सॉल्वेंट टोटली नॉन पोलर है। एसिटिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अगर बनता है तो ऑब्वियसली वाटर के अलावा। एसिटिक एसिड के अंदर 2 मॉलिक्यूल आमने सामने, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन O एंड H समटाइम मिमिक ट्रू बॉन्ड, ट्रू बॉन्ड के आसपास ही स्ट्रेंथ बना लेता है अपनी 2। तो ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है बेंजीन में ऐसे एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको क्या रीड करेगी, एक तो जुड़े हुए हैं कपल,
एक है ये तो। हम सोच रहे थे मोलर मास कितना आएगा 60, हमने एक भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, हमने भेजे हजारों लोग वोटिंग करने के लिए, अंदर दो दो ने एक एक वोट डाल दिया, हो गई गिनती गड़बड़ मेरी। मैं तो सोच रही थी 500 वोट पड़े हैं मेरे को, पर मेरे को तो पड़े 250 वोट। क्यों? दो लोगों ने एक ही वोट डाला, डाइमर, क्योंकि वो बिहेव ही कैसे कर रहे हैं, V2R1 डाइमर, तो ये डाइमर बन गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको एक पड़ेगी, इसको एक पड़ेगी, तो मोलर मास कितना, मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी, दुगना आया, तिगुना आया, चौगुना आया। अगर 4 गुना आया तो मतलब टेट्रामर था, 3 गुना आया मतलब अंदर जाके ट्राइमर बन गए। मैं तो बाहर से सोच रही थी एक है, तो 3 मिलके एक बन गए। या डाइमर बना तो मोलर मास कितना आया, डबल। तो ये भी अजीब तरह की एबनॉर्मलिटी थी, मोलर मास या तो आधा और 1/3 आ रहा था, या डबल और ट्रिपल या क्वाड्रुपल आ रहा था। तभी तो इसके नाम में एबनॉर्मल वर्ड लगाया, इनकरेक्ट नहीं लगाया। ये गलत नहीं थे, कुछ एबनॉर्मलिटी थी। तो एसोसिएशन में भी एबनॉर्मलिटी मिलेगी। थ्योरेटिकल मास कितना, ये सब मैंने बता, लैब में मैं गई तो मास मेरे को 120 मिल रहा है, और मेरे को पहले ही पता है 60 है। भाई जिनमें पता है तुम उसमें ही एबनॉर्मल दे रहे हो, तो मेरे को फॉर्मूला करेक्शन करके फिर तो अननोन पे जाऊंगी, ये रिसर्च होता है। तो अब मुझे पता चल गया कि कहीं पर अगर एसोसिएशन आ रहा है, कहीं पर अगर एसोसिएशन हो रहा है, डाइमर बन रहा है, तो पहले ही उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ना, करेक्ट हो जाएगा। करेक्शन फैक्टर डाल दो। पिछलों में मैंने इंटू 2 इंटू 3 किया, यहां पर मेरे को इंटू हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/4 ही तो करना है। पहले ही पता है इन 4 ने 1 हो जाना है, तो मोलर मास चारों का आएगा, मेरे को चाहिए 1 का, डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 घुसाए उनको 1 ही मानो, तो ये करेक्शन कर दो। मेरी इतनी मेहनत खराब क्यों? सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे अगली डीपीपीज में, बस अब की बार सोल्यूट बदल जाएगा, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं, जो ना एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे KCl, NaCl, एसिटिक एसिड, फलाना, ये टिपिकली सेम क्वेश्चन, सिर्फ सोल्यूट बदल जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, करेक्टेड कि इनकरेक्ट। आपको सोल्यूट का नाम पढ़ के पता चलेगा, अरे इसमें तो डिसोसिएशन होगा, वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो सेम से ही क्वेश्चन मिलेंगे अब अगली डीपीपी में, बस फॉर्मूले में करेक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद। ये समझ आया। तीसरा केस जहां एबनॉर्मलिटी मिली, किसी ने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा था कब सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को डिनोमिनेटर से इग्नोर करना है, तब मैंने कहा था मेरे पास इसका सॉलिड आंसर नहीं है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट ना हो के कॉन्सेंट्रेटेड है, तुम्हारे रिजल्ट्स गलत आएंगे, एबनॉर्मल आएंगे। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में गलती तय है होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ही एप्लीकेबल है। रिजल्ट्स आर गुड ओनली इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले ली, चांस पूरा है मोलर मास अलग होगा, डिफरेंट होगा। बोर्ड में आया, इसको तो हम यूज नहीं करने वाले न्यूमेरिकल्स में, बट बोर्ड में आया तो 3 हेडिंग चाहिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का रीजन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, और तीसरा इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। इसको वैसे कोई बहुत ज्यादा यूज केस आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चंस में, सिर्फ थ्योरी के लिए। 3 जगहों पे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, पढ़ लिया, गलती हुई फटाफट करेक्ट करके खत्म करते हैं चैप्टर को। अगली क्लास में तो क्वेश्चंस ही हैं इसके। तो अगर मेरे को ये एबनॉर्मलिटी करेक्ट करनी है तो सोचो, मैं तुम्हें करवा के आई हूँ, बट उसको पेन डाउन करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टू करेक्ट दिस एबनॉर्मलिटी एक फैक्टर लाया गया। इस फैक्टर का डिटेल थ्योरी अगली क्लास में, आज आप इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं ले सकते। जो अननेसेसरी की थ्योरी है वो अगली क्लास में। अभी तो सिर्फ शॉर्टकट में क्वेश्चंस हो जाए मेरे। वेंट हॉफ साइंटिस्ट अपने नाम का एक फैक्टर लेकर आए। अगर तो तुम्हारा एसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि एसिटिक एसिड, डाइमर है, तुमको पहले ही पता है 2 ने क्या बिहेव करना है, 1, मोलर मास क्या आना है, डबल। तो पहले ही रिलेटिव लोवरिंग यूज करो, तुम ऑस्मोटिक यूज करो, कुछ भी करो, जो भी आंसर है उसमें पहले ही 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डबल आना है मोलर मास, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जब जब एसोसिएशन है तब तब तुम फॉर्मूले में डाइमर है तो 1/2, ट्राइमर है तो 1/3, टेट्रामर है तो 1/4 एंड सो ऑन लगा दो। पेंटामर भी आएगा। और जब जब तुमको पता चलता है डिसोसिएशन है, पता है 2 बने हैं,
तो जो एक था उसको वो क्या ले रहा है, 2। मास किसका आएगा, 1 का। तो जितने आयंस बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने आयंस बन रहे हैं, 2। मास को डबल कर दो, मतलब इस फॉर्मूले में आरएचएस में 2 कर दो। अगर 3 आयंस बन रहे हैं 3 कर दो, 4 आयंस बन रहे हैं 4 कर दो। अब ऐसे कैसे चल रहा है 1/2 1/3? क्यों ना इस पे एक जनरल चीज दे दे। यहां वेंट ऑफ साइंटिस्ट ने इस करेक्शन फैक्टर को सिंबल दिया आई। तो पहली स्लाइड पे जो मैंने दिखाया था वो मैं अब यहां लिखती हूं। आई वॉन्ट टू बी ऑन दिस स्लाइड बिकॉज कुछ लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए। तो अब से आपका, अब से बिना इवन डीपीपी 4 के क्वेश्चंस में भी आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए। आप क्या लिखते हो, ये ना। द मोमेंट यू राइट दिस 90% चांस है तुम गए। अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है, अगर उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, तुमको आई की जगह 1 लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा खत्म है, क्योंकि अब थोड़े हमको क्वेश्चन देंगे डीपीपी 4 वाले। अब तो अंडरस्टूड है, किसी ने एक ही न्यूमेरिकल देके आपको पूरा चैप्टर लपेटना है तो वेंटो फैक्टर के साथ देगा कि ठीक है आइडियल भी है तो बच्चा आई को 1 तो लिखेगा, जिसमें नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही आया, मींस करेक्शन फैक्टर इज इनटू 1। तो अब सारे फॉर्मूलाज में आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा लाइक दिस, जो मैंने पहली स्लाइड पे आपको दिखाया। अगर आज के बाद आप आई नहीं लिखते, बोर्ड में 2 या 3 नंबर की गलती तो तय है। कितने बच्चों को मैं जानती हूँ 97 98 मार्क्स बोर्ड में 2 नंबर इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल में गलत करवा के आए हुए हैं। आई लिखना ही भूल गए थे। केसीएल का फॉर्मूला तो हमें याद है, रिलेटिव लोवरिंग का भैया मोल फ्रैक्शन एकदम से भूल गए, क्योंकि डीपीपी 4 तक तो कर ली, 5 तक थक ली, अरे अब तो क्या ही है, वेंट ऑफ ही तो करना है। प्रैक्टिस कम हुई, आदत में नहीं आया आई लिखना, केसीएल का 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आंसर जस्ट आधा या डबल जो भी चीज पूछ रखी थी गलत। तो अब आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट सोते सोते भी कोई पूछे तो आई के साथ देने हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास करेक्शन फैक्टर को थोड़ा तहजीब से पेश करने का एक आता है। भाई किससे मल्टीप्लाई कर रही थी मैं, सोचो। जब एसोसिएशन हो रहा था, पहले एसोसिएशन पे आओ क्योंकि अब टेस्ट के क्वेश्चन आ गए, अब मैं और आगे नहीं पढ़ा रही, मुझे लगता है मेरे पास इसके बाद स्लाइड भी खत्म है, ठीक है। इसके बाद डीपीपी के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर टेस्ट अच्छा है आज। आप ये सोचिए, जब एसोसिएशन हो रहा है तो मास डबल या ट्रिपल आ रहा था, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना था, 1/2 या 1/3 से। एसोसिएशन के लिए आई हमेशा लेस देन 1 होगा। इट कैन बी 1/2 1/3 1/5 सो ऑन। और डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, एक ही पार्टिकल के 2 टुकड़े और वो उसे 1 टुकड़े का मास दे रहा था, तो मुझे डबल करना पड़ रहा था। तो जब डिसोसिएशन है तो I is more than 1, that is for example this। लेकिन ये जितना भी मैंने वेंटो फैक्टर पढ़ाया ये सिर्फ तब लागू है जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो, इफ लिखा हो, एज्यूम या इफ 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन। भाई क्या मतलब है 100% एसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन डिसोसिएशन? आपने बाहर से वोट डालने भेजे 100 लोग, अंदर 100 के 100 थे इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वो टूट के क्या बन जाएंगे, 200। सारे टूट रहे हैं, दैट इज 100%, तब है ये आई। लेकिन आपने 100 लोग अंदर भेजे और उसमें से सिर्फ 90% यानी 90 टूटे, बाकी 10 नहीं टूटे। हम तो आयोनाइज नहीं होंगे, राइट? हम तो आयोनाइज नहीं होंगे, तो मैं फंस गई। मुझे नहीं पता अंदर लोग कितने हैं, मैंने भेजे थे 100, 100% है तो 200, तब जाके मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, अंदर डबल हो गई जी। लेकिन मुझे पता अंदर डबल नहीं हुए, शायद 90% 80%, कुछ टूटे कुछ जुड़े रहे। अगर कंप्लीट एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, दैट इज माय नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास। और अगर 100% टूटे, दैट इज माय टुडेज क्लास। 100% टूटे तो आप आई की वैल्यू दे सकते हैं,
आज घर जाके जरूर देखिएगा, वेंट ऑफ फैक्टर का एक टेबल दे रखा है। लास्ट टू लास्ट ईयर एक जेई का बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था, जो उससे लोगों ने एडिट डाला था कि आपकी चेकिंग गलत है। वहां NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है, और NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2, लेकिन वहां पर 3 कॉलम्स बना रखे हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एबनॉर्मल, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको तीसरा फैक्ट बताया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको एबनॉर्मल मोलर मासेस आते हैं। उसमें यहां लिख रखा है 0.1 मोलल सॉल्यूशन, वेंट ऑफ फैक्टर 2 से छोटा है। फिर लिख रखा है 0.01 मोलल, थोड़ा और बड़ा हुआ। फिर लिखा है 0.001 मोलल, थोड़ा और बड़ा हुआ। जितना डाइल्यूट होता जाएगा उतना आइडियल के पास जाएगा, उतना पूरा आइडियल तो नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी, जितना डाइल्यूट होता जाएगा उतना डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। जब तक डिसोसिएशन 100% नहीं है तब तक मैं I = 2 नहीं लिख सकती। इस पे जेई मेंस ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 साल पहले डाला था और बच्चे इस बात पे थे, मैम लिखा है इसके अंदर कुछ भी नहीं, तो हम तो एज्यूम करेंगे ना कि 100% डिसोसिएशन है, बताओ हमें, कुछ हिंट नहीं दे रखी। तब दिखता है एनसीईआरटी में एक टेबल जहां लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूट बहुत ज्यादा है। सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो वो चाह के भी पूरा नहीं टूट पाया। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंटेनर में Na+ और Cl- की, टूटे भी तो फिर उन्हीं से सामना हो गया, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वो फिर एसोसिएट हो गए। भाई इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए भी आपको बहुत सारा डाइल्यूट कंडीशन चाहिए। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि भाई NaCl तो हम बचपन से पढ़ते हैं, पूरी 11th आपने पढ़ा है, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नो कंडीशंस। अगर आपने इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रखा है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी पास पास कैटायन एनायन कैसे रह सकते हैं? दे नीड डिस्टेंस, अदरवाइज ऑपोजिट अट्रैक्ट। आपको लग रहा है नहीं ये पास आ जाएंगे। सो जब आप एनसीईआरटी का वो टेबल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी हम वेंट ऑफ फैक्टर 2 नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और उसका एक एग्जाम्पल, और उसमें 2-3 और है नीचे, मैं तो एक बोल रही हूँ, NaCl के अलावा बेरियम सल्फेट वगैरह वगैरह एग्जाम्पल दे रखे कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखते ही आंख बंद करके I = 2, 3, 4 नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? दैट इज माई नेक्स्ट क्लास। अभी तो वो क्वेश्चंस करने हैं मेरे को जहां पर मुझे कहा जाए एज्यूम 100% डिसोसिएशन और आइडियल कंडीशंस, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो वो मेरे को करने हैं। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं, मेरे कहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको अभी नई DPP दे रही हूँ, 2-3 क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे हैं बस, और पढ़ा नहीं रही स्लाइड। मैं आपको देती हूँ NaCl, MgCl2 और ग्लूकोज, ये 3 सोल्यूट। एज्यूम 100% डिसोसिएशन इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। 100% डिसोसिएशन का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर आप गेस कर सकते हो। मैं क्लास को कंप्लीट इसी बात से करूंगी, आपको कब पता चलेगा उसके लिए क्वेश्चन करा रही हूं। और ग्लूकोज सबको पता है, इट इज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ना ये एसोसिएट होता है ना ये डिसोसिएट होता है, ना इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है और ना ये इलेक्ट्रोलाइट है। तीनों को मैंने सेम सॉल्वेंट यानी सेम मोलैलिटी के साथ रखा, और डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब मोलैलिटी और मोलैरिटी भी सेम होगी, सॉल्वेंट भी सेम डाला, सब कुछ सेम किया। माय पॉइंट इज इन तीनों में से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेम मोलैलिटी मोलैरिटी जो चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ट्रेंड लगाओ। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, किस में सबसे ज्यादा लोअरिंग होगी, किस में सबसे कम लोअरिंग होगी? तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला चाहिए, होल्ड इट, उसके लिए मेरे को फॉर्मूला चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या है? जब मोलैरिटी सेम है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन सेम है। लोअरिंग मतलब रिलेटिव लोअरिंग जो पूछी, रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड करेगी? सीधा साधा I पे। किसका I सबसे बड़ा है? MgCl2। सेकेंड केस में रिलेटिव लोअरिंग सबसे ज्यादा, फिर और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन N अवस्थी ने भी पन्नों के पन्ने भरे और मैंने 3-4 दिए होंगे, उससे ज्यादा मुझे लगा नहीं। और अगर आपसे जेई में ये पूछा जाए 4 ऑप्शन, विच इज इनकरेक्ट,
पहले में रिलेटिव लोवरिंग का ट्रेंड, दूसरे में ऑस्मोटिक प्रेशर का ट्रेंड, तीसरे में फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे बड़ा। जाओ ये जवाब देके टेस्ट देके, फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट, अरेंज ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा डिप्रेशन नहीं होता है, सेम कैसे रहेगा। अच्छा तुम कह रहे हो, मेरे को लगा सबका फ्रीजिंग पॉइंट सेम बता रहे हो, सॉरी, मतलब सेम ऑर्डर, ओके सोच सकते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड, कुछ लोग मुझे लगता है समझ नहीं पाए। नाउ माय पॉइंट इज, ये तीनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन वाली सॉल्यूशन, मोलालिटी मोलारिटी जो भी कहो सेम, सॉल्वेंट तो है ही सेम, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम पूछा है मैंने, या ऑर्डर लगा दो, ज्यादा कम अपने आप आ गया, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। मैंने डिप्रेशन किस में ज्यादा ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाइए। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन फर्स्ट केस, इन सेकेंड केस, इन थर्ड केस इज, बाकी सब तो कटकटा जाना है, के एफ और एम, बचना क्या है, वेंटो फैक्टर। पहले केस का वेंटो फैक्टर क्या है 2, दूसरे केस का क्या है 3, तीसरे केस का क्या है 1। सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें, सबसे नीचे किसका फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, ये भूल के मत आना बस, सबसे नीचे किसका गिरेगा। तो मैंने डिप्रेशन नहीं पूछा था, डिप्रेशन किसमें सबसे ज्यादा, तो तुम इसका बताते। मैंने डिप्रेशन नहीं पूछा, मैंने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा, तो जिसमें जितना ज्यादा डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही नीचे गिरा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम। यहीं से, इन्हीं क्वेश्चन से अगली क्लास स्टार्ट होगी, इसको एक बार स्लो स्पीड में कराऊंगी कि जितना बड़ा आई उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट। इन तीन टुकड़ों को जोड़ना स्लो स्पीड में पेशेंस से हमको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ भी कर लूं, मैं रोक नहीं सकती, चैप्टर टिल एवरी लेवल खत्म होगा।